हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं किरचॉफ का नियम की किरचॉफ का नियम क्या है। तो दोस्तों हम बता दें कि किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए। जो पहला है संधि का नियम और दूसरा है बंद लूप का नियम। ठीक है, तो चलिए हम पहले संधि के नियम को देखते हैं, उसके बाद हम लूप के नियम को देखेंगे। तो हमारा पहला है संधि का नियम। तो संधि के नियम में उन्होंने बताया कि किसी विद्युत परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें कहा गया है कि किसी विद्युत परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे एक बिंदु है जी, ठीक है, इस पर मान लीजिए कि एक धारा आ रही है, फिर से एक और धारा आ रही है, ठीक है, और मान लीजिए एक और धारा आ रही है। उसके बाद एक धारा इसमें से जा रही है और इसमें से एक धारा क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए कि इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, इसको हम I3 मान लेते हैं, इसको हम I4 मान लेंगे और इसको हम I5 मान लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि किसी विद्युत परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू शून्य। उन्होंने इसी बात को बताया कि अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है, शून्य। यहाँ पे जो सिग्मा है वो बीजगणितीय योग है तथा आई जो है धारा, यानी किसी परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो उसके बाद हम इसको एक टॉपिक पे बनाएंगे कि जैसे देख लीजिए, आने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेते हैं और जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इसको हम इसको लिख लीजिए समझने के लिए कि आने वाली धारा को हम धनात्मक लेते हैं और जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके नियम को लिखा जाए। तो इसमें देखिए धारा I1 है वो आ रही है, ठीक है, तो I1 प्लस में हो गया। उसके बाद I2 भी आ रही है, तो इसको भी हम I2 को भी हम प्लस में ले लेंगे। उसके बाद देखिए I3 क्या हो रही है, तो धारा जा रही है, तो I3 को हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि, ठीक है, तो ये देख लीजिए, उसके बाद हमारा हो गया I3 धारा क्या हो रही है, जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे I4 धारा भी क्या हो रहा है, हमारा जा रहा है, इसको लिए भी हम ऋणात्मक लेंगे। उसके बाद I5 धारा है वो आ रही है, तो इसके लिए भी हम I4 धारा के लिए हमने ऋणात्मक ले लिया। उसके बाद I5 जो धारा है वो आ रही है, तो इसके लिए भी हम धनात्मक लेंगे, बराबर हम लिख देंगे शून्य। ये हो गया ना हमारे इस। एक बार और फार्मूला को देख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि I1 है हमारा प्लस I2 है और प्लस में I5 है, ये होगी आने वाली धारा, बराबर हो गया हमारा। ये I3 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में I4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। यही हमारा जो होता है वो हो जाता है हमारा संधि का नियम। ठीक है, यही हमारा संधि का नियम है, बस इतना ही इसमें समझना था और कुछ नहीं। उसके बाद हम देख लेते हैं लूप का नियम कि लूप का नियम क्या है। ठीक है, चलिए इसको लूप को नियम को हम देख लेते हैं। तो चलिए इसके लूप के दूसरे नियम को देख लेते हैं। तो हमारा लूप का यही नियम है कि इसमें 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 व R3 तथा इनके वैद्युत वाहक बल हैं ε1 और ε2। ठीक है, और इनकी अब भुजाएं हैं A B C D E और F। ठीक है, इधर से धारा इसमें जा रही है और इधर से धारा इधर से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या होगा। तो इसका परिभाषा को हम इससे समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगा। तो इसकी परिभाषा है कि किसी बंद परिपथ में उसके विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, किसी बंद परिपथ में उसके विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों की गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, इसका यही होगा सूत्र,
सिर्फ इतने से हम इसके सूत्र को आसानी से बना सकते हैं समझ करके कि किसी बंद परिपथ में वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उसके प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसमें देख रहे हैं कि जो विद्युत वाहक बल है वो एप्सिलॉन 1 से धारा आ रही है और यह जो है एप्सिलॉन 2 से भी धारा जा रही है। तो वो फिक्स है कि ये दोनों जो धाराएं हैं वह एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, अगर जो इसके लिए देखा जाए तो ये जो है इस परिपथ में अगर जो देखा जाए कि धाराएं, तो इधर से भी धाराएं आ रही हैं और इधर से भी धाराएं आ रही हैं, तो क्या होगा कि इन दोनों धाराओं का योग हो जाएगा, यानी I1 प्लस I2 हो जाएगा। इस परिपथ में I1 और I2 ये दोनों धाराएं बह रही हैं और सिर्फ इनके लिए देखा जाए तो इधर से धाराएं इसमें आ रही है और इधर से जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए हम इसमें लिखेंगे कि यदि धारा प्लस से माइनस की ओर जा रही हो, यदि धारा प्लस से माइनस की ओर जा रही हो तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि धारा धन से ऋण की ओर जा रही हो तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा, और यदि धारा ऋण से धन की ओर जा रही हो तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। ठीक है, इस टॉपिक को हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि यदि धारा, इसको हम नोट में लिख लेते हैं, इसको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि धारा धन से ऋण की ओर जा रही है तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, धन से ऋण की ओर आज जा रही हूँ तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। ठीक है, चाहे इसको लिख लेते हैं ऐसे, ऋणात्मक होगा। और यदि धारा ऋण से धन की ओर जा रही है तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, धनात्मक होगा। इस तरह से हमारा यह टॉपिक हो जाता है। तो चलिए अब इसके लिए हम देख लेते हैं कि जो लूप का नियम है वो क्या है। तो इधर देख रहे हैं कि परिपथ A, B, C और D में धारा इस तरह से जा रही है और यह धारा किस में जा रही है कि इस परिपथ में जा रही है, यानी सीधा है कि यह धारा इधर जा रही है और यह धारा इधर जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से यह धारा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि परिपथ तो लिखेंगे परिपथ, सॉरी यहाँ परिपथ नहीं होगा, यहाँ पे बंद पास होगा। ठीक है, हम बंद पास के लिए काम कर रहे हैं तो हम बंद पास लिखें, बंद पास ABCD में, ABCD और A में। ठीक है, ABCD A में लिखेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। और जब इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो ये देखिए यह धारा क्या हो रही है, धारा इधर आ रही है, यानी एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल आ रहा है। उसके बाद देखिए धारा क्या हो रहा है कि धन से इधर आ रही है और इधर से इधर जा रही है। देखिए और इसमें ये भी दिखेंगे कि वैद्युत वाहक बल, यदि वैद्युत वाहक बल की दिशा समान हो, यदि वैद्युत वाहक बल, जैसे मान लीजिए यह एक परिपथ है और इसमें वैद्युत वाहक बल की धारा इधर से भी जा रही है और इधर से भी जा रही है, तो वैद्युत वाहक बल जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे धनात्मक होगा, लेकिन अगर जो वैद्युत वाहक बल की धारा की दिशा विपरीत हो, जैसे धारा की दिशा इधर से हो तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसमें देखिए कि धारा इधर से भी आ रही है और इधर से भी जा रही है, तो ये वैद्युत वाहक बल जो होगा वो ऋणात्मक हो, यानी एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे है कि एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 तो इसके स्थान पर हो गया, उसके बाद है कि इसके प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफल की बीजगणितीय योग, यानी अब ये हमारा धारा क्या है, तो इसमें I1 है, ठीक है, I1 इंटू संगत प्रतिरोध क्या है, तो वो है R1, ठीक है, ये हमारा। उसके बाद हम लिखेंगे बंद पास BEFCB में, उसके बाद लिखेंगे बंद पास BEFCB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब जब इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो इसमें देखिए इसके लिए विद्युत वाहक बल एक ही है, तो हम इसको लिख देंगे एप्सिलॉन 2 इक्वल टू अब देखिए इस परिपथ में हमारा क्या है, तो इस परिपथ में एप्सिलॉन 2 इक्वल टू इसमें क्या है, संगत हमारी जो धारा है वो है I1 प्लस I2, तो हम लिखेंगे इसके लिए कि एप्सिलॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा, इसके लिए संगत धारा I है और संगत प्रतिरोध R2 है, तो इसके लिए हम लिखेंगे I2 इंटू R2। उसके बाद इसमें आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2, इसको हम लिख देंगे I1 प्लस I2 और कोष्ठक में ये हमारा हो जाएगा R3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा यह हो किरचॉफ का द्वितीय नियम भी समाप्त हो गया। यही है जो हमारे किरचॉफ का बंद पास का नियम था और इसके